डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़े इस शख्स ने भारत समेत पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। कट्टरपंथी और वामपंथी ये तस्वीर देख दीवारों पर सर मार मार कर रो रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पीछे खड़े इस शख्स को अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI का चीफ बना दिया है। अमेरिका में FBI वही काम करती है जो भारत में CBI करती है। ट्रंप के पीछे खड़े ये शख्स काश पटेल हैं। काश पटेल का पूरा नाम कश्यप प्रमोद पटेल है। कश्यप पटेल का रिश्ता गुजरात से है। ये हिंदू है और अब FBI के चीफ भी। हाल ही में कश्यप पटेल ने राम मंदिर और PM मोदी को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जिसने कट्टरपंथियों और वामपंथियों के इकोसिस्टम की धज्जियां उड़ा दी थी। जो बड़ी खबर है वो तो है काश पटेल की, जो कि FBI डायरेक्टर बन गए हैं कि जो FBI का दफ्तर है वॉशिंगटन में, जो हेडक्वार्टर है, बंद करके उसे डीप स्टेट का म्यूजियम बना देना चाहिए। जो बाइडेन किस तरफ फोकस कर रही है? एक तरफ FBI में। FBI का मतलब यह है कि पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स जो है, इन्वेस्टिगेशन जो है ग्राउंड लेवल पर बहुत जबरदस्त होना चाहिए, यहां फोकस किया जा रहा है। और जो काश पटेल है, इसकी एक्सपर्टीज इसमें पहले से रही। और कहा जाता है कि काश पटेल जो है वो FBI के हवाले से बड़ी टफ लाइन लेते थे। बिल्कुल ऐसा ही है सर। खैर पाकिस्तान में इसको इस तरह से नहीं लिया जा रहा कि वो हिंदू हैं तो उनको रखा गया है। डेफिनेटली उनकी एक्सपर्टीज होंगी जब भी उन्हें रखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है भारत को इससे फायदा होगा, भारत की ज्यादा सुनी जाएगी कि क्योंकि कोई ना कोई कनेक्शन उनका भारत से जुड़ा होगा। चीजें हैं मैं जो देखना चाहूंगा कि उन्होंने 40 साल की एज में डोनाल्ड ट्रंप साहब के कैंप को ज्वाइन किया था, और फिर उसके बाद इतने लॉयलिस्ट बने डोनाल्ड ट्रंप साहब के। वो पहले तो वो उन्होंने रैंक अपना जब उन्होंने शुरू में ज्वाइन किया था, चीमा साहब नहीं तो इंडियन से मोहब्बत क्यों कर रहे हैं? इंडियन से मोहब्बत कर रहे हैं, उसकी क्या रीजन है? सर उनकी जो है ना वो रियासत है, मजबूत रियासत है, हर एक को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अगर हम कहते हैं कि इंडिया से मुकाबला करें, हम इंडिया से मुकाबला हमारा बनता ही नहीं है। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में अगर आपने सोशल मीडिया पर एक्टिव हो तो थोड़ा बहुत आर्टिकल पढ़ते हो तो आपने एक शक्ल जरूर देखी हो। ये शक्ल काश पटेल की है जो अब चर्चा में है। डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें FBI के नए चीफ के रूप में चुना है। काश पटेल इंडियन अमेरिकन है जो उनका नाम हर जगह हेडलाइन में है। काश पटेल ने डोनाल्ड ट्रंप के दौरान बहुत बड़ा रोल निभाया। खासकर ट्रंप के खराब टाइम में जब उन पर कई केस चल रहे थे तो उन्हें ट्रंप का साथ दिया और अब उन्हें FBI का डायरेक्टर बनाया गया है, जो एक बहुत बड़ा पद है। काश पटेल का कहना है कि FBI में करप्शन है और उन्हें हमें बदलाव लाने की जरूरत है। उनके इरादों की वो सिस्टम में बदलाव कर अमेरिका के लोगों के लिए काम करेंगे। काश पटेल का अलावा विवेका तुलसी के ये हिंदू जो कि अमेरिका में पावरफुल पोजीशन पर रहे हैं, जो भारत के लिए एक पॉजिटिव साइन है। ये लोग सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं करेंगे, ये भारत के लिए भी रिश्तों में सुधार करने का भी काम करेंगे। काश पटेल ने राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण पर अमेरिका मीडिया की आलोचना की थी और कहा था कि भारतीय इतिहास को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तो अब काश पटेल का ये उम्मीद की जा रही है कि वो उन्हें टूटी फाइल को उजागर करेंगे, जो कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका में करप्शन और इन्फ्लुएंसिंग पेंडुलम को देखे हैं। काश पटेल का डोनाल्ड ट्रंप के करीब सर्कल में होना भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, काश पटेल की नियुक्ति के ये उम्मीद की जा रही है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते में सुधार आएगा और अमेरिका में सिस्टम में बदलाव होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर ये सब होता है तो पाकिस्तान को इसके बारे में क्या लगेगा? पाकिस्तान को बुरा लगेगा? क्या पाकिस्तान को अच्छा लगेगा? ये तो आने वाला पता है। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया चीज से शॉर्ट हो चुकी और इंडियन ओरिजिन से ये बंदा एक पोजीशन ले चुका है, तो चीफ बना दिया गया है FBI का। अब पाकिस्तान में लग चुकी है इस बात की चर्चा होने, तो देखते हैं क्या कहना है पाकिस्तान की मीडिया और पब्लिक का। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। अंदर जो बड़ी खबर है वो तो है काश पटेल की, जो कि FBI डायरेक्टर बन गए हैं। और कहा जाता है कि काश पटेल जो है वो FBI के हवाले से बड़ी टफ लाइन लेते थे और डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको बड़ा पसंद करते थे। एंड अबव ऑल उन्होंने एक बुक लिखी थी, गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रूथ एंड द बैटल फॉर आवर डेमोक्रेसी। और उन्होंने तार साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी क्या लॉजिक है, वो क्यों उनको लेके आए हैं? क्योंकि काश पटेल तो कहते हैं कि जो FBI का दफ्तर है वॉशिंगटन में, जो हेडक्वार्टर है, बंद करके उसे डीप स्टेट का म्यूजियम बना देना चाहिए। तार साहब, इतने रेडिकल माइंड के लोग वो आगे हैं। और दूसरा इसमें इंडिया फैक्टर क्या है? तार साहब, आप हमेशा कहते थे कि इजराइल लॉबी के बाद इंडियन लॉबी जो है वो एक्टिव है, और आपकी बात वो बिल्कुल ठीक हो गई और इस सेटअप में 2024-28 में वो नजर आ रहा है। सर, हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, पहले मैं काश्यप प्रमोद विनोद पटेल उनका पूरा नाम है, इसके बारे में पहले मैं बताना चाहूंगा। 44 साल एज है उनकी। न्यूयॉर्क में पैदा हुए इमिग्रेंट पेरेंट्स के घर।
गुजरात, मैं गुजरात पे बात करना चाहूंगा बाद में। पेस यूनिवर्सिटी को इतनी लंबी चौड़ी यूनिवर्सिटी ने इस 19th सेंचुरी में शुरू में बनी, वहां से उन्होंने जेडी की, डॉक्टर ऑफ जूरिस्ट। फिर वो सर्टिफिकेट इन इंटरनेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से जाकर उन्होंने एक सर्टिफिकेट लिया। फिर उसके बाद जो दूसरी चीजें हैं मैं जो देखना चाहूंगा कि उन्होंने 40 साल की एज में डोनाल्ड ट्रंप साहब के कैंप को ज्वाइन किया था। और फिर उसके बाद इतने लॉयलिस्ट बने डोनाल्ड ट्रंप साहब के वो पहले तो वो उन्होंने रैंक अपना जब उन्होंने शुरू में ज्वाइन किया था चीमा साहब, वो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के वो रह चुके हैं चीफ ऑफ स्टाफ भी पिछले दौर में। और उसके बाद जो एफबीआई की अपॉइंटमेंट से पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको सीआईए का हेड बनाना चाहते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द अटलांटिक न्यूज जिन्ना हैसफील्ड जो वहां पे उस वक्त सीआईए के हेड थे, उन्होंने थ्रेट किया था कि मैं रिजाइन कर दूंगा अगर इफ यू आर प्लानिंग टू ब्रिंग हिम अप। इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एंटी टेररिज्म भी सर्व किया और उसके बाद चीफ ऑफ स्टाफ बने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के। चीमा साहब जो उनकी अचीवमेंट इज वेरी, सबसे पहले तो उन्होंने इतनी तरक्की किस तरह की, सबसे पहले तो हार्ड लाइनर हैं, खुद लॉयलिस्ट हैं। और इन्होंने ना सिर्फ स्टैंड लिया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब पे एलिगेशन थी कि 2016 में रशियन इलेक्शन जो है उसको इंटरफेयर किया गया रशिया की तरफ से विद द कंसेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, एक तो उसके खिलाफ। फिर उसके बाद जनवरी 6 के बारे में जो एलिगेशन थी डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए, उसमें भी पेश रहे। और इन्होंने कोलोराडो की एक कोर्ट के अंदर टेस्टिफाई भी किया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 10,000 से 20,000 सोल्जर्स को वहां पे बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए, या जिस तरह से डीसी के मेयर ने सुपरसीड किया गया उसको, उस वक्त ये भी कहा जाता था कि नैन्सी पेलोसी ने भी इंटरफेयर किया कि कोई जरूरत नहीं है तो फिर वो ना आए। लेकिन बाद में कोलोराडो की थी कोर्ट, उन्होंने कहा कि ही इज नॉट अ फिट टू बी अ विटनेस देयर, लेकिन ही इज लॉयलिस्ट। और आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि उन्होंने कहा है कि मैं आते ही एफबीआई के जो जितने एजेंट हैं उनको मर्डरर और क्रिमिनल्स के पीछे लगाऊंगा कि जाके उनको देखें, बजाय डीप स्टेट को प्रमोट करें और बजाय आप बराक हुसैन ओबामा के एजेंडे को प्रमोट करें। जो बाइडेन किस तरफ फोकस कर रही है, एक तरफ एफबीआई में। एफबीआई का मतलब यह है कि पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स जो है, इन्वेस्टिगेशन जो है ग्राउंड लेवल पर बहुत जबरदस्त होना चाहिए, यहां फोकस किया जा रहा है। और जो काश पटेल है, इसकी एक्सपर्टीज इसमें पहले से रही। दूसरा मिस्टर चैट जो है वो क्या काम करते हैं, वो क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से रिलेटेड है और उनका फोकस होगा इस टाइम ड्रग्स के ऊपर। आप इससे अंदाजा लगाइए कि इस तरीके की पर्सनैलिटी को ड्रग्स एनफोर्समेंट के नाम पर अगर आप अपॉइंट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। इसके पीछे का रीजन अगर आप समझेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि असलियत में अमेरिका में ड्रग्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। अमेरिकन यूथ का 26% जो है वो ड्रग एडिक्ट है, और वो भी असलियत में अगर आप देखेंगे तो चाइना से जो सस्ती ड्रग है, जो मतलब अप्रोक्सीमेट 2 या 3 या $5,000 किलो आती है, पर केजी आती है, यानी उसका एक शॉट जो है वो बहुत सस्ता पड़ता है और लोग उस ड्रग्स को कंज्यूम करके आराम से, यानी वो महंगी ना होने की वजह से ज्यादा लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच रही है। और मैं एक डाटा पढ़ भी रहा था जिसमें चाइना से जाने वाली जो ड्रग्स है, मतलब चाइना से जो अमेरिका एक्सपोर्ट होते हैं, वो अप्रोक्सीमेट साल के 3 से 5 लाख कंटेनर एक्सपोर्ट होते हैं। अब इतने सारे कंटेनर्स अगर एक्सपोर्ट हो रहे हैं चाइना से अमेरिका, और उसमें उनको चेक करने के लिए जो चाइनीज पोर्ट है उसमें सिर्फ 4 ऑफिसर अपॉइंट कर रखे हैं। जहां से चाइना अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है उस पूरे पोर्ट के ऊपर सिर्फ 4 ऑफिसर्स अपॉइंट कर रखे हैं, यानी कि 3 लाख कंटेनर अगर एक साल में जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है अप्रोक्सीमेट 1000 कंटेनर या 800-900 कंटेनर एक दिन में जा रहे हैं। तो मुझे आरजू की खुद सोचकर बताइए, 900 कंटेनर अगर एक दिन में सामान जा रहा है और उसे 4 ऑफिसर चेक कर रहे हैं, तो क्या उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो 4 के मतलब 900 के 900 कंटेनर्स को प्रॉपर्ली चेक कर लें, या इस ड्रग्स जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ड्रग ट्रांसफर हो रही है, उसे रोक लें। प्रॉब्लम यही है कि अल्टीमेटली मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि ट्रंप जो है इन सब चीजों को फोकस करते हैं, और इसी वजह से इनको फोकस करते हुए यहां इस तरीके की अपॉइंटमेंट्स दी जा रही है। और इसको आप हिंदू या इससे मत देखिए कि यार ये हिंदू है, कुछ भी नहीं। असलियत में जिन लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है, क्या उसमें वो इस लेवल पर एक्सपर्टीज रखते हैं? आंसर है हाँ। और अगर इस लेवल की एक्सपर्टीज रखते हैं तो इसकी तारीफ होनी चाहिए। जी आंसर बिल्कुल ऐसा ही है सर। खैर पाकिस्तान में इसको इस तरह से नहीं लिया जा रहा कि वो हिंदू हैं तो उनको रखा गया है। डेफिनेटली उनकी एक्सपर्टीज होंगी जब भी उन्हें रखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है भारत को इससे फायदा होगा, भारत की ज्यादा सुनी जाएगी कि क्योंकि कोई ना कोई कनेक्शन उनका भारत से जुड़ा होगा। तो उसमें जो ट्रंप की जो नई कैबिनेट आ रही है उसको लेकर आप लोग समझते हैं कि ज्यादा अच्छा काम हो सकेगा दोनों कंट्रीज के बीच में?
आरज़ू देखिए क्या है कि अगर फायदा होना होता तो वाइस प्रेसिडेंट एक इंडियन थी। बांग्लादेश जल रहा है, म्यांमार जल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। बांग्लादेश और म्यांमार को भी सीरिया और इराक बनाने की तैयारी कर रखी, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है जिस तरीके का बिहेवियर दिखाई दे रहा है अमेरिका का जो बाइडेन की फॉर्म में, और वो 2029 की तैयारी अभी से करके आए हुए हैं, अभी बीज बो के चले जाते हैं, 4 साल तक ये इसको समेटते रहेंगे, जब हम आएंगे तो इसको फिर जलाएंगे, और ये वाला बैटलफील्ड अगली बार का है। कोई बड़ी बात है नहीं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि दुनिया को जलाते हुए आए हैं डेमोक्रेट्स, जब भी आए हैं दुनिया को जलाते हुए आए हैं, और यहां पर इस टाइम पर जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो जलाने की सिचुएशन दिखाई दे रही है कि वो जलाएंगे। पाकिस्तान में सब फ्रॉड है, हर मुल्क नफरत कर रहा है हमसे। नहीं तो इंडियन से मोहब्बत क्यों कर रहे हैं? इंडियन से मोहब्बत कर रहे हैं, उसकी क्या रीजन है? सर उनकी जो है ना वो रियासत है, मजबूत रियासत है, वो हर एक को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अगर हम कहते हैं कि इंडिया से मुकाबला करें, हम इंडिया से मुकाबला हमारा बनता ही नहीं है। मेरा एक कजन है दुबई गया, वो मुझे बता रहा था कि वो बिजनेस के लिए पैसे देते हैं दुबई में, उधर से ऐसा करते हैं कि बिजनेस के लिए पैसा लेते हैं और लेके पाकिस्तान भाग आते हैं। ऐसे ही है, बैंक लोन जो उधर से मिलता है और वहाँ से वो बैंक लोन लेके इधर भाग आते हैं, और इंडिया वाले जो है ना वो मेहनत करते हैं। इंडियन की सोच फर्क है। क्या फर्क है उनकी सोच? पहली सोच इनकी तालीम, एजुकेशन। हाँ जी पहली। दूसरी उन लोगों के वो आपस में भाई भाई में हो जाते हैं, यानी कोई वो नहीं देखते ये सिख है, ये हिंदू है, ये ये मुसलमान तो है। देखते ही नहीं है ना। अच्छा तो हमें जब किधर क्या बताया जाता है कि हमारे उधर- पाकिस्तान में पता क्या है, मुझे बताएं, इधर तो ये चीज आम हो गई है कि भाई मस्जिदों में जुम्मे के दिन या कुछ भी ऐसे जूते उठाए जाते हैं। क्या आपको लगता है, या देखने वाले बता दें जो हिंदुओं के मंदिर हैं या दूसरे कम्युनिटी यहाँ सिर्फ हिंदुओं के मंदिर की, क्या उधर भी बाहर से जूते उठा लिए जाते हैं? बहुत महंगाई, तेल महंगे हो गए, गेहूं महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, हर चीज महंगी। माल मकाना ने किराया तिकर महंगा करता है। ठीक है। बत्ती का लैदा, पानी का लैदा, गैस का लैदा, असली गरीब लोग की करिए। सारी सब्जी 30-40 रुपए के आम मिलती थी, अच्छा टमाटर तक। ठीक है। आज वो 250-300 रुपए किलो मिल रहा है। टमाटर की क्या कीमत है? 250-300 रुपए किलो मिल रहा है। ठीक है। आलू की क्या कीमत है? आलू 130-150 रुपए किलो मिल रहा है। ये जो मास्क है हमारे यहाँ पे मिलता है, ये कितने का अंकल जी? 30 रुपए। 30 रुपए का हमारे इधर मास्क है। आप जहाँ से ये देख रहे हैं, ये मास्क आपके वहाँ पे कितने का? उबले अंडे बेच रहे हो? कितने का? 50 का। 50 रुपए का एक अंडा उबला हुआ। क्या इनके पास ऐसी गिद्दड़ सिंगी है? क्या इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी साइंस है कि हर जगह पे इंडियन नजर आ रहे हैं? एक्चुअली एक तो मुसलमानों को मुसलमान होने के नाते वो मेरा ख्याल है वो प्रायोरिटी नहीं देते ना। अगर कल कोई कह देना कि इधर क़यामत है तो इधर सबसे पहले कफन महंगा होगा। यानी इधर तक हम पहुंच कफन का तो वो बाद में सोचेंगे, पहले नंबर पे जो कब्रिस्तान है ना वहाँ पे रेट महंगे वो होंगे। कहेगा 50,000 रुपया दो।